Okay, so assalamualaikum guys. Today we're starting with the physics practical. So the first practical that we are going to look into is practical number 1. I'll be showing you guys the questions. I would expect you people to open up your practical booklets that you guys have already been given and go over to page number 2 of your booklet. So first you're going to go over the questions and I'll explain the methods to you guys as to how to go ahead with sampling and assembling the apparatus. Okay, so in this question, I'm going to share the question on the screen as well. So this is the question that you guys would be going over today. So this question is basically related to oscillations. So in this question, what we have at hand right now, it states that in this experiment, you investigate the oscillations of a pendulum. A rod reduces the length of the pendulum by a distance d for half of each oscillation. तो कहने का मकसद ये है कि दिस इन द फर्स्ट लाइन ऑफ क्वेश्चन नंबर 1 इन फिजिक्स दे टेल यू कि आपने करना क्या है, मकसद क्या है प्रैक्टिकल का. तो इस प्रैक्टिकल का मकसद ये है, वो आपसे कहना चाह रहे हैं कि आपने इस बॉब की ऑसिलेशन को तो देखना है, लेकिन इसकी ऑसिलेशन फॉर 1/2 ऑफ अ साइकिल आधी हो जाएगी. कहने का मतलब ये कि अगर ये बॉब इधर जाएगा तो कंप्लीट ऑसिलेशन है, लेकिन जब ये इस पॉइंट को वापस क्रॉस करके इधर जाएगा तो ड्यू टू दिस रॉड, इसकी जो दिस पोर्शन ऑफ द थ्रेड है दैट इज नॉट गोइंग टू ऑसिलेट, इट्स गोइंग टू स्टे स्टैटिक बिकॉज ऑफ द रॉड, बट दिस पोर्शन इज गोइंग टू ऑसिलेट. तो हाफ ऑफ द ऑसिलेशन में पूरी थ्रेड मूव करेगी, whereas for the other half the oscillation will break into half. फिर स्टेट्स क्लैम्प द थ्रेड. अच्छा देखो, प्रैक्टिकल के अंदर एक चीज़ याद रखना, आप लोगों ने प्रैक्टिकल तब तक स्टार्ट नहीं करना है असेंबली करना जब तक आपने क्वेश्चन टेबल तक नहीं पढ़ लिया है. ठीक है, टेबल तक नहीं पढ़ लिया है का मतलब ये है कि आपने जैसे कि वी आर टॉकिंग अबाउट दिस क्वेश्चन, तो आपने इस पार्ट तक इसको पढ़ना है. दिस इज द टेबल. ठीक है, तो इस टेबल वाले पार्ट तक आपने पढ़ना है, विच इज पार्ट E1 इन दिस केस. तो यहाँ तक पढ़ लेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा आपने करना क्या है. इससे पहले अगर आपने इसको स्टार्ट कर दिया तो प्रॉब्लम ये होगी कि ये आपसे स्टार्ट में एक रीडिंग करवाता है, एक रैंडम सी रीडिंग करवाएगा. ठीक है, अगर आपने टेबल तक पढ़ लिया है तो उससे आपको फ़ायदा ये हो जाएगा कि वो जो रैंडम रीडिंग भी आप ले रहे हैं ना, वो आप टेबल में भी डाल सकेंगे, बिकॉज आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि टेबल में क्या क्या रीडिंग्स डालनी है. तो अगर आपने टेबल तक क्वेश्चन पढ़ा है, देन यू आर गोइंग टू बी प्लानिंग इन सच अ वे दैट द रैंडम रीडिंग दैट यू आर गोइंग टू टेक, दैट यू आर गोइंग टू सी नाउ, is going to be part of the table as well. तो आपको एक एक्स्ट्रा मरतबा प्रैक्टिकल नहीं करना पड़ेगा. As previously discussed, question 1 has to be performed at least 6 times. ठीक है, तो अगर आपने प्रॉपरली प्लान नहीं किया तो ये 7वीं दफ़ा आपको एक रैंडम रीडिंग शुरू में परफॉर्म करनी पड़ जाएगी जो आप टेबल में नहीं डाल सकेंगे. ठीक है, मैं लास्ट टाइम आप लोगों को एक्सप्लेन किया था दैट 3 मार्क्स स्पेसिफिकली होते हैं इस चीज़ के कि आपका जो टेबल है उसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो बेसिकली उनका इंटरवल जो होना चाहिए वो फिक्स होना चाहिए. ठीक है, इसके अलावा उसके अंदर मिनिमम और मैक्सिमम रीडिंग्स भी मौजूद होनी चाहिए. तीसरी चीज़, दे शुड ईदर बी इन असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. तो ये 3 चीज़ें अगर आप करेंगे तो आपको 3 मार्क्स एक्स्ट्रा मिलते हैं इस चीज़ के. ठीक है, सो मूविंग ऑन विद द क्वेश्चन, दे आर सेइंग क्लैंप द थ्रेड यूजिंग अ स्प्लिट कॉर्क सो दैट द लेंथ ऑफ द पेंडुलम इज अबाउट 70 सेंटीमीटर. तो ये है आपका स्प्लिट कॉर्क. ठीक है, दिस इज अ वुडन कॉर्क, इसमें 2 पीसेज होते हैं. ठीक है, इट कैन बी स्लिम जैसे कि ये, या मोटे वाले वुडन कॉर्क्स भी होते हैं. Some of you might get that in the lab as well. Mount the wooden rod horizontally so that it is halfway down the length of the pendulum. The rod should just touch the string when the pendulum rests in a vertical position. So हमारे पास wooden rod की जगह we are going to be using the steel rod. ठीक है, in the exam you guys might be given a pencils instead of this rod. वो आपको पेंसिल दे देंगे. डायमीटर सेम होता है तो it doesn't really make a difference आप क्या चीज़ यूज़ कर रहे हैं. इसमें एग्जाम में जो चीज़ दी भी होगी वही यूज़ करनी होगी. ठीक है, हम ये रॉड यूज़ कर रहे हैं बिकॉज इस रॉड का मकसद कुछ और नहीं है, चाहे वुड हो या स्टील हो, इट्स जस्ट मेंट टू स्टॉप द ऑसिलेशन हाफ वे. मूविंग ऑन, उन्होंने कहा मेजर एंड रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ डी. सो जस्ट रिमेंबर, बच्चे सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं वो ये करते हैं कि डी इन दिस केस इज दिस. ठीक है, ऊपर से रॉड तक का डिस्टेंस डी है, ये डिस्टेंस डी नहीं है. द मिस्टेक द स्टूडेंट्स मेक इज दे ईदर टेक दिस एज डी और दे टेक दिस होल थिंग एज डी. ठीक है, डी ये है. सही है, इन्होंने कहा कि जब आपने हाफ वे, देखो ऊपर लिखा है इन्होंने कि अटैच द रॉड हाफ वे डाउन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम. हाफ वे का मतलब ये कि अगर इन्होंने 70 सेंटीमीटर की टोटल लेंथ रखी है तो रॉड आप 35 सेंटीमीटर पे रखेंगे. अगर रॉड आप 35 पे रख रहे हैं तो आप लेटर ऑन यू विल नोटिस दैट इफ यू कीप दिस एज 35 देन दिस विल नॉट बी एबल टू बी इंट्रोड्यूस्ड इनटू द टेबल. आप इसको टेबल में नहीं लिख सकेंगे. इसलिए क्वेश्चन को हमेशा टेबल तक पढ़ना चाहिए, क्योंकि ये जो वैल्यू देते हैं ना स्टार्ट में, वो हमेशा एक अंदाजा होता है. सो दे मेंशन दैट इज अबाउट हाफ वे डाउन, अप्रॉक्सीमेटली 70 सेंटीमीटर्स. उसका अगर अबाउट हाफ वे डाउन हम देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 35. सो इट मीन्स दैट वी कैन इवन have the value of d as around 36 भी ले सकते हैं, 34 भी ले सकते हैं. should not necessarily be 35. तो हम अब आगे देखेंगे कि हम exactly value लेंगे कौन सी.
तो उन्होंने कहा मेजर रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ डी, वो आप कर लोगे, अभी आपने असेंबल भी नहीं किया एपरेटस, ठीक है। देन उन्होंने कहा एस्टिमेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन दिस वैल्यू ऑफ डी शोइंग योर वर्किंग, इसको हम आगे करेंगे, ठीक है। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दे आर गोइंग टू बी आस्किंग यू कि भाई आपने ऑसिलेशन करनी कैसी है, तो दे विल एक्सप्लेन इट टू यू। तो जैसे कि जेंटली displace the pendulum so that it performs small oscillations in a vertical plane perpendicular to the rod। तो आपने इसको gently किसी भी एक तरफ मूव करके छोड़ देना है। कैसे ऑसिलेशन लेते हैं वो हम इक्विपमेंट सेट करने के बाद we are going to decide। Then they say measure and record the measurements to determine the period t of these oscillations, this we are going to look at। Now we come to the main part, जहाँ तक actually हमें initially जाना था और that's going to let us know हमें practical करना कैसे है। तो उन्होंने कहा एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द रॉड टू गिव अ न्यू वैल्यू ऑफ डी एंड रिपीट अंटिल यू हैव 5 मोर सेट्स ऑफ रीडिंग्स, यानी कि एक आप ऑलरेडी ले चुके हैं जो रैंडम रीडिंग थी पीछे, 5 और चाहिए हमें, यानी कि टोटल 6 चाहिए। अब टेबल का जो रूल है उसके हिसाब से आपके इंटरवल्स कांस्टेंट होने चाहिए, मैक्सिमम और मिनिमम रीडिंग आपकी इंक्लूड होनी चाहिए और इंटरवल कांस्टेंट होना चाहिए, असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए। अगर आपने ये पार्ट नहीं पढ़ा तो आपकी पहले वाली रीडिंग इस टेबल के अंदर प्रॉपर्ली इंट्रोड्यूस नहीं होगी, तो आउट ऑफ द 3 मार्क्स आपका 1 मार्क तो चले जाएगा रिगार्डिंग द इंटरवल्स। तो उन्होंने कहा है कि भाई एडजस्ट द पोजीशन ऑफ द रॉड टू गिव अ न्यू वैल्यू ऑफ डी एंड रिपीट डी अंटिल यू हैव 5 मोर सेट्स ऑफ रीडिंग्स फॉर डी एंड टाइम टी, वेयर अब उन्होंने बता दी डी कैसा लेना है आपने। तो डी आपने लेना है मिनिमम 20 maximum 60, so d should be greater than equal to 20, less than equals to 60, and that is how we have to do it. We're going to include all 6 sets of values of d over t in your table and the results has to be shown. So now I'll be showing you guys how to go about with the table. Okay, so in this question you guys have been giving a range, ठीक है। तो range उन्होंने जो आपको दी है from they are saying d should be greater than equals to 20, ठीक है। So d should be greater than equals to 20 but less than equals to 60, it means आपकी जो रेंज है वो 20 to 60 की होनी चाहिए, सही है। It means the minimum reading in your table should be 20 centimeters, whereas the maximum reading in your table should be 60 centimeters। तो इसके अंदर हम रीडिंग लेंगे कैसे, रीडिंग लेने का तरीका होता है, रेंज का एक फॉर्मूला होता है। So by using this formula you guys will be having maximum and minimum values of the range in your table, also along with that you guys will be having equal intervals and also along with that आप ऑर्डर में भी देख सकेंगे तो आपको तीनों मार्क्स मिल जाएंगे। रेंज का फॉर्मूला होता है मैक्सिमम माइनस मिनिमम डिवाइडेड बाय n minus 1, where n is the number of readings that you are required। हमें टोटल 6 चाहिए, ठीक है। तो मैक्सिमम इज 60 minus 20 divided by 6 minus 1, so that makes it 40 over 5 which gives me the value of 8। अभी 8 क्या है, 8 is actually the interval। तो मुझे जो वैल्यूज लेनी है, तो जैसे मैं आपको बताया था पिछली बार कि टेबल के अंदर जो कॉलम्स है वो किस तरह से लेना है। तो सबसे पहले आपका 0th कॉलम होता है जिसको सीरियल नंबर कहते हैं, ठीक है। तो सीरियल नंबर में तो 1 2 3 4 5 और 6 आ गया। फॉलोड बाय दैट द नेक्स्ट कॉलम जो आपको होना चाहिए वो डी होना चाहिए, ठीक है। अब डी जो है ना वो आप सेंटीमीटर में भी ले सकते हैं, मीटर में भी ले सकते हैं। आई थिंक एज आई प्रीवियसली एक्सप्लेन्ड इट शुड बी इन मीटर्स, बिकॉज़ अगर आप इसको सेंटीमीटर में लोगे तो आपको हर स्टेप में आगे ग्रेडियंट निकालने में डी के मजीद कैलकुलेशन जो टेबल में रिक्वायर्ड है उसके लिए आपने सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। तो इट्स बेटर कि अभी से इसको आप मीटर में लिख लें to avoid the confusion। तो ये आगे वाला कॉलम में लेबल नहीं कर रहा हूँ, फिलहाल यहीं पर रहते हैं। तो डी इन मीटर अगर हम लेते हैं तो लोएस्ट इज 20 सेंटीमीटर। 20 सेंटीमीटर अगर हम मीटर में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 0.200। 3 डेसिमल प्लेसेस में लिखना होगा मीटर में, बिकॉज लीस्ट काउंट ऑफ अ मीटर रूल इन मीटर्स इज 0.001, ठीक है। तो आपने 3 डेसिमल प्लेसेस में लिखना है, तो लीस्ट काउंट में कितने डेसिमल प्लेसेस है 3। फॉलोड बाय दैट इंटरवल मेरा होना चाहिए 8 सेंटीमीटर का। तो नेक्स्ट जो वैल्यू आनी चाहिए मेरी टेबल के हिसाब से 28 सेंटीमीटर होनी चाहिए, तो उसको हम लिखेंगे 0.280। इससे अगली जो आनी चाहिए वो 36 सेंटीमीटर आनी चाहिए, तो 0.360 मीटर। नेक्स्ट would be 44, तो 0.440 मीटर। नेक्स्ट इसके बाद होना चाहिए 52 सेंटीमीटर, दैट मेक्स इट 0.520 मीटर। तो इससे अगला जो होगा वो 60 सेंटीमीटर होगा, तो दैट मेक्स इट 0.600 मीटर। सो दिस हैज बीन इनकॉर्पोरेटेड इनटू आवर टेबल ओवर हियर, ठीक है। आप देख सकते हैं मिनिमम इज 20, मैक्सिमम इज 60, इंटरवल्स ऑफ 8 इन बिटवीन एंड इट्स अ असेंडिंग ऑर्डर दैट आई हैव रिटन। आप इसको रिवर्स करके डिसेंडिंग ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, दैट डिपेंड्स ऑन यू। नाउ अलोंग विद दैट ये टेबल आपने बना लिया, ठीक है। इस टेबल के अंदर इफ यू गाइस लुक एट further it states that
यू हैव 6 more readings of D and T. अब T के साथ प्रॉब्लम ये है कि कैपिटल T जो होता है टाइम पीरियड है. टाइम पीरियड को आप लोग कभी भी डायरेक्टली मेजर नहीं करते. यू नीड टू टाइम अ सर्टेन नंबर ऑफ ऑसिलेशंस एज डिस्कस्ड प्रीवियसली. तो T के लिए हम नॉर्मली 20 ऑसिलेशन देते हैं, तो हम यहाँ पे देंगे. ओके, सो यू गोइंग टू लेबल इट एज 20 कैपिटल T एंड स्लैश सेकंड्स. टेबल के अंदर SI यूनिट्स बहुत इंपॉर्टेंट है. आपने SI यूनिट्स को एज इट इज डॉक्यूमेंट करना है. अगर SI यूनिट्स नहीं डॉक्यूमेंट करोगे तो मार्क्स कटेंगे. ऑल्सो यू गाइस वुड नोटिस ओवर हियर कि मैंने यहाँ पे मीटर्स ऊपर लिख दिया है, तो मैंने यहाँ सारी डिटेल्स में मीटर्स नहीं लिखना है. आपने नहीं लिखना है, ठीक है. और जब भी आप यूनिट लिखेंगे आप या तो स्लैश लगा के यूनिट लिखें, या दूसरा जो तरीका है वो ये है कि इंस्टेड ऑफ द स्लैश यू गाइस कैन यूज ब्रैकेट्स. ब्रैकेट्स थोड़ा ज्यादा सोफिस्टिकेटेड लगता है. आई विल आल्सो एडवाइज यू गाइस कैन स्लैशेस की जगह यू गाइस शुड यूज ब्रैकेट्स. ठीक है. अभी 20T का मतलब ये है कि टाइम 20 ऑसिलेशन. तो इस कॉलम को मैं फर्दर डिवाइड करूंगा into 20T1, 20T2 and 20T average. Followed by that मैं T average को 20 से डिवाइड करूंगा तो मुझे टाइम पीरियड मिल जाएगा. That is how time period has to be calculated. तो टेबल के अंदर 0th कॉलम आ गया, फिर इंडिपेंडेंट वेरिएबल का फर्स्ट कॉलम आ गया, फिर डिपेंडेंट वेरिएबल के सेकंड कॉलम आ गया सारे एक साथ. ठीक है. Followed by that what they want is in the table they said include all 6 values of D over T as well. तो D over T एक एडिशनल चीज है, वो आप यहाँ पे लिखेंगे. अच्छा, अब इसके D over T देखो मैंने हॉरिजॉन्टल डैश लगाया है between D and T. I have to label it with a unit as well. तो उसको मैं D के साथ ब्रैकेट में मीटर पर सेकंड के साथ लेबल कर रहा हूँ. So this is how your table has to be drawn. ठीक है. So now I'll be teaching you guys how to label on the thread, because हमारे पास कुछ वैल्यूज हैं जो टेबल के अंदर हम ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं, जिसमें D जो कि हमारा डिस्टेंस है बिटवीन द वुडन क्लैंप एंड द रॉड, उसको वेरी करना है हमने. ठीक है. बट टोटल लेंथ ऑफ द थ्रेड हैज टू रिमेन द सेम. आपका एम ये है, इफ यू वांट टू सेव टाइम यू हैव टू पुट बिफोर अटैचिंग द थ्रेड ऑनटू द रिटॉर्ट स्टैंड. आपका लेबलिंग इस तरह से होनी भी चाहिए थ्रेड के ऊपर कि आपको थ्रेड हटाने की जरूरत ना पड़े. इट्स गोइंग टू सेव योर टाइम. तो उन्होंने हमें पहले से ही बता दिया. सो यू गाइस शुड हैव अ पॉइंटर इन हैंड. आपने बॉब को, क्योंकि लेंथ हमें 70 सेंटीमीटर रखनी है टोटल थ्रेड की, तो हम क्या करेंगे 71 पे बॉब को रखेंगे सेंटर पे. इफ यू गाइस मूव ऑन टू द क्वेश्चन, आप लोग ये क्लियरली देख लो कि उन्होंने जो डिस्टेंस 70 बोला है वो बॉब के सेंटर से बोला है. ठीक है. सेंटर ऑफ द बॉब के साथ, बॉटम ऑफ द वुडन कॉर्क से सेंटर ऑफ द बॉब तक. तो हमने भी सेंटर ऑफ द बॉब को मैंने 71 सेंटीमीटर के साथ रखा है, बिकॉज मीटर रूल का एज कभी यूज नहीं करते हैं. तो मुझे ये पता चल गया कि ये 1 सेंटीमीटर का जो मार्क है दैट इज एक्चुअली गोइंग टू कोइंसाइड विद 70 सेंटीमीटर्स. आप लोगों के पास पॉइंटर होना चाहिए. मैं मार्कर यूज कर रहा हूँ. ठीक है. आई एम गोइंग टू पुट अ डॉट ओवर हियर. दैट इज गोइंग टू टेल मी कि अगर मैंने थ्रेड को इस पॉइंट से हैंग किया तो थ्रेड की लेंथ 70 सेंटीमीटर होगी. सही है. अब along with that उन्होंने मुझे ये कहा है as per the question they have mentioned that D से यहाँ पे that D from here to here has to be varied. यानी कि इस रॉड को मुझे ऊपर या नीचे करना होगा. ठीक है. इस रॉड को ऊपर नीचे करने के लिए हमारे पास जो वैल्यूज हैं as per our table that we've already made, उसके अंदर हमारे पास ये रॉड जो होनी चाहिए वो यहाँ से मिनिमम 20 होनी चाहिए. तो 20, फिर 28, फिर 36, फिर 44, फिर 52 और फिर 60. अब यहाँ पे जो ये पार्ट है स्पेसिफिकली, इस पे इन्होंने मेंशन किया था कि हमारी रॉड अराउंड हाफ वे बिटवीन रखनी है हमने. अब टेबल के अंदर 35 सेंटीमीटर नहीं आता, जबकि ये पूरी 70 सेंटीमीटर. तो आप क्या लेंगे, आप 36 लेंगे जो टेबल के अंदर आता है. उससे फायदा क्या होगा कि आपने इसका रूल भी फॉलो कर लिया, अबाउट हाफ वे, बिकॉज 36 सेंटीमीटर इज अबाउट हाफ वे ऑफ 70. अलॉन्ग विद दैट ये 36 आप टेबल में भी डाल सकते हैं. सही है. सो अब मेरा 70 ऑलरेडी लेबल्ड है, तो मैं 70 से 20 सेंटीमीटर आगे जाऊंगा, विच विल बी, क्योंकि मैं 1 सेंटीमीटर से स्टार्ट कर रहा हूं तो 21 पे आएगा. ठीक है. तो मैं 21 पे एक और डॉट लगा देता हूं. सही है. फिर मैं एक और डॉट लगाऊंगा 28 पे. नेक्स्ट वुड बी एट 36. मैं एक सेंटीमीटर आगे इसलिए लगा रहा हूं बिकॉज आई स्टार्टेड विद 1 सेंटीमीटर. 36 के बाद जो नेक्स्ट होगा वो होगा 44. इसके बाद जो नेक्स्ट है वो 52 और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो होगा 60. सो दिस वे व्हाट आई हैव डन इज बिफोर इवन अटैचिंग द बॉब ऑनटू द रॉड ऑनटू द रिटॉर्ट स्टैंड हमने इसकी लेबलिंग कर ली है. ठीक है.
मीटर रूल पे जो आपने निशान डाले हैं उसको आप मिटा दीजिएगा, इसलिए ऐसे बेहतर है कि आप पॉइंटर का इस्तेमाल करें, बस मार्कर को मिटाने के लिए थोड़ी सी मेहनत लगेगी। ठीक है, तो नाउ इफ आई लुक एट माय थ्रेड, मेरे पास सारे मार्क्स ऑलरेडी बने हुए हैं। So this is the first mark that I have over here. This is going to be coinciding with the 70 centimeter mark. तो हम इसको वुडन इसके साथ अटैच कर देते हैं। हाँ सर। Okay, so now you guys are going to put in the wooden cocks over here. आपने wooden cock इसमें लगाए और इसको थोड़ा सा टाइट करें। Then pick up your thread. You guys already know कि आपका जो थ्रेड है उसका 70 सेंटीमीटर का मार्क बना हुआ है, ठीक है। तो यू हैव टू हैंग द थ्रेड सच अ वे दैट 70 कम्स एट द बॉटम ऑफ द वुडन कॉक। सही है, मैंने इसको थोड़ा सा टाइट किया था, इस वजह से ये आराम से इसके अंदर चले गया। अब ये एक बार चले गया, नाउ यू हैव टू मेक श्योर इट्स वेरी टाइट सो दैट इट डजंट मूव। ये बहुत टाइट हो गया, सही है। अब इसको हमने हिलाना नहीं है। इन योर एग्जाम इफ सच अ सिनेरियो अकर्स कि आपका बॉक्स हैंग नहीं कर पा रहा है प्रॉपर्ली, तो इसके लिए दो चीज़ें होती है, ठीक है। एक तो ये कि आप इधर यू गाइस कैन यू नो मूव द रिटॉर्ट स्टैंड अवे फ्रॉम द टेबल, बिकॉज रिटॉर्ट स्टैंड की जो स्टैंडर्ड हाइट होती है ना दैट इज 80 सेंटीमीटर। और आप इसको क्या कर सकते हैं, रोटेट करें। ये एग्जामिनर आपको नहीं करके देता, आपने खुद करना होगा। इसको आप घुमा दें, सही है। तो वंस यू हैव रोटेटेड दिस, ठीक है, सही नजर आ रहे हैं आप, ठीक है। तो अब आपने इसको यहाँ ले आए। नाउ यू गोइंग टू टेक मेक श्योर दिस थिंग इज ऑल्सो 100% इन, बिकॉज इसके अंदर हमें वुडन रॉड के साथ ऑसिलेशन करवानी है। तो दिस इज हाउ माई अरेंजमेंट। ओके, ये मेरा क्लैंप है। इस क्लैंप को मैं एज अ वुडन रॉड यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमने क्लैंप कर दिया। अब प्रैक्टिकल की जो बेसिस है वो ये है कि मेरे पास ऑलरेडी इसके निशान बने हुए हैं, ठीक है। तो मुझे कोइंसाइड करके इस रॉड को अटैच करना होगा। उससे फायदा ये होगा कि मुझे मेजरमेंट करने की जरूरत नहीं, ठीक है। सो लुकिंग एट माय मार्क्स दैट आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन, दिस इज द 20 सेंटीमीटर मार्क दैट आई हैव ऑलरेडी ड्रॉन, ठीक है। मैं कंफर्म कर लूँ कि 20 है। इसके बिल्कुल नीचे 28, उसके बिल्कुल नीचे आ गया मेरे पास 35, 36, ठीक है। तो मुझे इसके साथ अपनी रॉड को कोइंसाइड करवाना है, ठीक है। तो मैं इसके साथ अपनी रॉड को कोइंसाइड करवाता हूँ। ओके, यू हैव टू मेक श्योर दैट व्हेन द बॉब इज स्टेशनरी इट्स टचिंग द रॉड, ठीक है। थोड़ा सा नीचे हो गया। अब देखिए, अगर आपने निशान नहीं बनाया होता ना तो एग्जाम में आपको क्या करना होता है, बार बार इसको मेजर करते रहते हैं, तो उससे आपका टाइम बहुत वेस्ट होता है। सिंस यू हैव ऑलरेडी मेड अ मार्क ओवर हियर, सो देयरफॉर यू विल बी सेविंग अ लॉट ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये मेरा कोइंसाइड कर गया। अब मुझे इसको वापस मेजर करने की जरूरत नहीं है। अगर मैं इसको मेजर करना चाहूँ तो भी कर सकता हूँ, बिकॉज दैट्स गोइंग टू बी फॉर माई सेटिस्फैक्शन इफ आई वांट टू, बट अदरवाइज मुझे ज़रूरत नहीं है इसको मेजर करने की, ठीक है। अगर एग्जाम में आपके पास टाइम हो तो आप इसको मेजर कर सकते हैं, अदरवाइज ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको मेजर करने की, ठीक है। तो ये हो गई हमारी नोट। इसको पॉज करिए। ओके, तो हमारी रॉड अटैच हो गई है, सही। सो वी हैव टू टाइम 20 ऑसिलेशन। हम कौन सा पार्ट करें, हम C1 करें। तो मेजर रिकॉर्ड द वैल्यू ऑफ D। तो आपको ऑलरेडी पता है D की वैल्यू कितनी है, 36.0 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ पे लिख देंगे D इज 36.0 सेंटीमीटर या 0.360 मीटर्स। मूविंग ऑन, एस्टिमेट द परसेंटेज अनसर्टेनिटी इन द वैल्यू ऑफ D शोइंग योर वर्किंग। तो आपने जो D की वैल्यू मेजर की है, इसके अंदर आपने बेसिकली सिर्फ एक पॉइंट मेजर किया है, ठीक है, और एक ये स्टार्टिंग पॉइंट मेजर किया है, ठीक है। स्टार्टिंग पॉइंट स्टार्टिंग फ्रॉम 0 से इट्स ओके। ये वाला पॉइंट जो आपने मेजर किया, परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालते हैं। सो द लोएस्ट अमाउंट ऑफ अनसर्टेनिटी इन योर वैल्यू इज इक्वल टू द लीस्ट काउंट ऑफ द एपरेटस। तो आपके मीटर रूल की जो लीस्ट काउंट है वो ±0.1 सेंटीमीटर है। व्हाट यू हैव मेजर्ड इज 36 सेंटीमीटर। तो इसकी परसेंटेज अनसर्टेनिटी कैसे निकालेंगे, 0.1 डिवाइडेड बाय 36 into 100, ठीक है। इससे आपको परसेंटेज अनसर्टेनिटी मिल जाएगी। मूविंग फॉरवर्ड, उन्होंने कहा जेंटली डिस्प्लेस द पेंडुलम सो दैट इट परफॉर्म्स स्मॉल ऑसिलेशंस इन अ वर्टिकल प्लेन परपेंडिकुलर टू द रॉड एज शोन इन फिगर 1.2। तो गाइस कैन सी का आपने ऑसिलेशन करनी है। आप कैसे करेंगे,
किसी भी एक डायरेक्शन में ले जाए आपकी मर्जी है, मैं इस तरफ ले जाता हूँ। आपने जब इसको रिलीज करना है, यू वोंट स्टार्ट, ठीक है। एक ऑसिलेशन पे आप स्टॉप वॉच स्टार्ट नहीं करते, एक ऑसिलेशन होने के बाद। अब एक ऑसिलेशन कब होगी? एक ऑसिलेशन होगी जब आपने यहाँ से रिलीज किया, ये इधर जाके वापस जब इधर मैक्सिमम में पहुंचा है, नाउ यू स्टार्ट योर स्टॉप वॉच, ठीक है। एंड देन यू स्टार्ट काउंटिंग 20 ऑसिलेशंस, ठीक है। तो हम 20 ऑसिलेशंस लेंगे, स्टार्ट 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। तो 29.91 सेकेंड्स हमारा आया है इसके लिए। नाउ यू विल रिपीट दिस सेम, ओके। एक बार फिर रिपीट करेंगे। तो 29.91 आया, हमें 29.91 नोट कर लिया है, ठीक है। मैं भी बोर्ड पे नोट कर लेता हूँ, आप लोग जब आएंगे तो गाइस विल सी। ओके, सो लेट्स स्टार्ट अगेन। स्टॉप वॉच के लिए जिसको ये स्टॉप वॉच मिलती है, D इज फॉर स्टार्ट, D इज फॉर स्टॉप एंड S इज फॉर रीसेट, ठीक है। So again we will do, move to one side, let one oscillation happen, start 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, 29.37 सेकंड्स आया है, ठीक है। नाउ दैट वी हैव टू वैल्यूज फॉर t, तो आप यहाँ पे मेंशन करेंगे in this place, the space that they have been given, that you have been given, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 20 कैपिटल T1 29.91 सेकेंड्स, फिर लिखेंगे 20 कैपिटल T2 29.37 सेकेंड्स, फिर लिखेंगे 20 कैपिटल T एवरेज, देन कैपिटल T, और कैपिटल T की वैल्यू यू गोइंग टू राइट ओवर हियर। नाउ एज पर योर टेबल, मैंने यहाँ पे टेबल नहीं बनाया, बोर्ड पे जो टेबल बना हुआ है। नाउ मूव ऑन टू सम अदर वैल्यू ऑफ योर चॉइस। आई वुड सजेस्ट मूव ऑन टू 20, ठीक है। तो यू वांट टू मूव ऑन टू 20, आपने इसको ओपन किया, आपने इसको ऊपर किया, ये मैंने 20 के साथ इसको कोइंसाइड किया। सी हाउ इजी इट इज, 20 पे आ गया, स्टार्ट योर ऑसिलेशंस अगेन। सही है। अब आप टेबल जल्दी फिल करते जाएंगे इस तरह से। 20 के बाद यू मूव डाउन टू 28, 36 आप ऑलरेडी कर चुके हो, देन 44, 52 एंड 60। दैट इज हाउ यू गोइंग टू फिल योर टेबल। टेबल के बिल्कुल नीचे एक पार्ट है, जस्टिफाई द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर दैट यू हैव गिवन फॉर D ओवर T। तो अगर आप देखेंगे कि D की जितनी भी वैल्यूज है ना, वो 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में बन रही होंगी। 3 डेसिमल प्लेसेस में तो है, बट 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में भी होंगी, ठीक है। Whereas when you can look at time, तो टाइम आपका 4 सिग्निफिकेंट फिगर में बन रहा होगा। इसलिए 4 सिग्निफिकेंट फिगर में बनेगा बिकॉज 20 ऑसिलेशंस का जब आप टाइम लेते हैं तो वो 2 डेसिमल प्लेसेस में होता है और 4